भारत का भौतिक वर्गीकरण का तीसरा पार्ट। पहला किया था अपन ने हिमालय, दूसरा मैदानी प्रदेश और तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा विविधताओं वाला है। इंपॉर्टेंट के साथ साथ अत्यधिक विविधताओं वाला भौतिक प्रदेश, बहुत ज़्यादा विविधताएं हैं इसमें। हिमालय में भी नहीं थी। वैसे जैव विविधता हिमालय में ज़्यादा है। मैं जैव विविधता की बात नहीं कर रहा हूँ, भौतिक विविधता की बात कर रहा हूँ। तो प्रायद्वीपीय पठार कहाँ स्थित है? दक्षिण में। प्रायद्वीप का मतलब हो गया ऐसा भूभाग जिसके तीन और जल हो। तो यहाँ जल कौन कौन सा है? ये बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर। तो इन तीन से घिरा हुआ, यानी बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर से घिरा हुआ स्थलीय भाग जो भारत के दक्षिण में स्थित है और त्रिकोणाकार है, त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकारी तो है ये यूं यूं और ये प्रायद्वीपीय पठार है। इसी प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिमी घाट आएगा, पूर्व पश्चिमी मैदान आएगा, तटीय मैदान आएगा, पूर्वी घाट आएगा, पूर्वी तटीय मैदान आएगा और ये फिर है आंतरिक प्रदेश, यानी जिसको दक्कन का पठार कहते हैं। आंतरिक प्रदेश का मतलब है दक्कन का पठार, ये वाला हिस्सा, ये वाला आएगा। थोड़ा सा और इसको विस्तार कर लेते। ये दक्कन का पठार मुख्य रूप से महाराष्ट्र में होगा। दक्कन का पठार, पहले इसका एड्रेस लिखो, कहाँ स्थित है। लिखो विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में। अभी विंध्याचल पर्वत देखे ना, तो ये विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक, यहां तक। पूर्व में पूर्व में काठियावाड़ या इसको गिर भी कह सकते हैं, गिर क्षेत्र। काठियावाड़ से पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां तक, या अगर जैसे राजमहल इतना पॉपुलर नहीं है, इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि छोटा नागपुर के पठार तक। यहीं पर छोटा नागपुर का पठार है। कहाँ स्थित है? ये छोटा नागपुर का ये छोटा नागपुर का पठार है। ये ऐसे ही गोला नहीं किया है मैंने कि पेन घिसता रहा, ऐसा मजा आ रहा था इसलिए मैंने गोला कर दिया बड़ा। ऐसा कुछ नहीं है। जिसका इसका जितना विस्तार है, इसको मैं और भी बड़ा कर सकता हूं थोड़ा। अब हुआ ये प्रॉपर इसका लोकेशन, किसका? छोटा नागपुर के पठार का। करेंगे इसको बाद में कि एग्जैक्ट कहाँ है। और ये छोटा नागपुर का पठार कोई एक सिंगल पठार नहीं है, बल्कि तीन पठारों का समन्वित रूप, तीन पठार मिल करके एक पठार बना है, जिसमें राजमहल की पहाड़ियाँ, हजारीबाग की पहाड़ियाँ और रांची की पहाड़ियाँ, ये तीनों मिलकर के छोटा नागपुर का पठार बनता है। तो ये इसका विस्तार है। यहाँ पर कौन सा पर्वत है? ये विंध्याचल पर्वत है।
और यहाँ दक्षिण में ये कन्याकुमारी। तो ये तो हुआ पूरा इसका एड्रेस है। पश्चिम में आएगा काठियावाड़। मैं कुछ ही बोलूँ, आपको लोकेशन देखनी है, मैं क्या यहाँ कहाँ है, ये पश्चिम है या पूर्व है? पश्चिम में। और ये पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में है काठियावाड़ का पठार। यद्यपि यहाँ पर एक पर्वत है, कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत। ये भी प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पश्चिमी विस्तार है। उत्तरी पश्चिमी प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पश्चिमी विस्तार है अरावली। तो ये इसका अपने बॉर्डर की है। इधर अगर देखें तो यहाँ पर पश्चिमी घाट आ जाएगा, यहाँ पूर्वी घाट आ जाएगा, तटीय मैदान को छोड़ दो। ये पूरा का पूरा क्या बन गया? प्रायद्वीपीय पठार। ये ये इसका क्या हुआ? एड्रेस हुआ। समझ गए? अब एक एक को देखते हैं अपन। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत इनकी विशेषताएं बाद में करेंगे। किसकी? प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताएं लास्ट में करेंगे कि इसकी कॉमन सारी विशेषता क्या है। जब ये हो जाएगा तो काफी कुछ चीजें पहले से ही स्पष्ट हो जाएगी अपनी। विंध्याचल पर्वत उत्तर के मैदान को और प्रायद्वीपीय पठार को विभाजित करता है। उत्तरी मैदान, उत्तर के महान मैदान और प्रायद्वीपीय पठार को विभाजित करता है। प्रायद्वीपीय पठार को क्या कर रहा है? विभाजित करता है। मध्य प्रदेश में पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है। पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है। यह बलुआ पत्थर से निर्मित पर्वत श्रृंखला है। बालू पत्थर भी क्वार्ट्ज भी लिख सकते हो, बालू पत्थर, क्वार्ट्ज। वैसे विंध्याचल हुआ, सतपुड़ा हुआ, अरावली हुआ। यहाँ पर क्या अरावली थोड़ा सा अलग हो जाता है। नीस है, सिस्ट है, डोलोमाइट है, क्वार्ट्जाइट है, फाइलाइट है और ग्रेनाइट है अरावली में। यहाँ इतना नहीं मिलेगा, यहाँ बलुआ पत्थर और क्वार्ट्जाइट ज्यादा मिलेगा। यह एक अवरोधक पर्वत है। अवरोधक कैसे हैं? अवरोधक कैसे हैं? क्योंकि ये उत्तरी मैदान और प्रायद्वीप बीच में क्या करता है? अवरोध पैदा करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अवरोधक पर्वत कहते हैं। लिखो, इसको नोट करके लिख लो। यह अवरोधक पर्वत है जो किसके बीच में अवरोध पैदा करता है? प्रायद्वीपीय पठार को उत्तर की ओर आने में और मैदान को प्रायद्वीपीय पठार की ओर विस्तारित होने में अवरोध पैदा करता है। प्रायद्वीप विंध्याचल पर्वत अवरोधक पर्वत का उदाहरण है। अवरोध किसका? ये उत्तरी मैदान को दक्षिण में फैलने से रोक रहा है और प्रायद्वीपीय पठार को उत्तर की ओर रोक रहा है। ये मैंने एक लाइन खींची है यहाँ पर। कौन सी वाली? ये लाइन। ये विंध्यन कगार है। क्या है ये? विंध्यन कगार। कौन सा वाला?
ये जो बनास नदी और चंबल नदी के बीच में है, क्योंकि ये ऊपर तक गया है, बिल्कुल जाएगा ऊपर तक, लेकिन मुख्य रूप से ये राजस्थान में ये बनास और चंबल नदी के बीच में है। ये लिखो, इसको आया हुआ प्रश्न है राजस्थान के एग्जाम में। विंध्यन कगार, विंध्यन कगार विंध्याचल का ही पार्ट है। विंध्यन कगार चंबल और बनास नदी के बीच में स्थित कगार। समझ गए? पूछा वो प्रश्न है कि कगार किस नदियों के बीच में है? चंबल नदी के पश्चिम में, बनास नदी के पूर्व में। तो कहाँ हुआ? दोनों के बीच में हुआ ना, दोनों के बीच में हो गया। ये यहाँ पर इधर देखेंगे तो ये बनास नदी और यहाँ पर ये इसके पास पास ही है वो चंबल नदी है। समझ गए? क्वार्टजाइट और बलुआ पत्थर से निर्मित है। ये अवरोधक पर्वत है, मध्य प्रदेश में पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ। नर्मदा नदी, कर्मनासा नदी, टोंस नदी, बेतवा नदी और कैन नदी, ये चारों पांचों नदियां जो बोली हैं वो इसी विंध्याचल से निकलती है। देखो, बेतवा, नर्मदा, नर्मदा यहीं से निकलती है क्या? ये यहां से, ये नर्मदा नदी है। ये कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। तो कैसे सीधी बहती है? बिल्कुल सीधी बहती है, भ्रंश में बहती है ये नदी। किसमें बहती है? भ्रंश में, दरार में बहती है। पृथ्वी में पड़े भ्रंश करेंगे अपन ये, भारत में जितने भी भ्रंश पाए जाते हैं वो भी करेंगे अपन। जैसे भारत, राजस्थान में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, राजस्थान में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है। तो नदियां लिखो, नर्मदा, बेतवा, कैन, बेतवा, कैन, टॉन्स, इधर निकलती है टॉन्स छत्तीसगढ़ साइड में, और कर्मनासा, कर्मनासा नदियां निकलती हैं। निकलती है ना सिंध नदी, इधर से, यहां से। अब कोई सुनेगा तो क्या, सिंध नदी यहां से कहां से निकलती है? निकलती है, यहाँ एक स्थानीय नदी है सिंध। अगला पर्वत है सतपुड़ा, हेडिंग डाल दो, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत कहाँ है? नर्मदा नदी के दक्षिण में, विंध्याचल के समानांतर या नर्मदा नदी के समानांतर
पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है। एक जब टॉपिक करो ना तो रफ कर रहे हो वैसे तो थोड़ी सी जगह छोड़ दिया करो, कहीं कहीं बीच में कोई पॉइंट आ जाए नहीं ध्यान में आ जाए तो वहाँ एक साथ एकीकृत हो जाएगा, वरना टॉपिक बिखरा हुआ मिल जाएगा। कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा। किसके दक्षिण में है? सतपुड़ा पर्वत विंध्याचल के दक्षिण में, नर्मदा नदी के दक्षिण में। ये जो नदी है ये ऐसे बह रही है, नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। विंध्याचल के दक्षिण में, नर्मदा के दक्षिण में, पश्चिम से पूर्व की ओर, विशेषकर मध्य प्रदेश में स्थित है। अब इसके मैंने 3 टुकड़े किए हैं। यद्यपि ये श्रृंखलाबद्ध है, बीच बीच में कहीं गैप आता है, जैसे बुरहानपुर गैप आ जाता है, बीच में फॉल्ट आता है, असीरगढ़ फॉल्ट आता है। असीरगढ़ का नाम सुना है? असीरगढ़ मुगल काल में या मध्यकाल में एक रियासत थी, बड़ा राज्य था। बड़ा तो राज्य नहीं था लेकिन राज्य के रूप में था, मध्य प्रदेश में था, जिसको दक्षिण भारत की कुंजी कहते थे। जो असीरगढ़ को जीत जाएगा वो दक्षिण भारत को जीत जाएगा। तो अकबर ने सबसे पहले असीरगढ़ को जीता, फिर वो आगे गया था। असीरगढ़ कई समय तक नहीं जीत पाया, यद्यपि जल्द सबसे पहले तो नहीं जीता, उससे पहले दक्षिण के कुछ क्षेत्र को जीत लिया था, लेकिन दिक्कत होती थी आने जाने में। यहाँ मिलेगा असीरगढ़ का, असीरगढ़ फॉल्ट। तो सतपुड़ा, अब ये मैं 3 टुकड़े किए हैं। इसका नाम है राजपीपला। क्या नाम है? राजपीपला। इसका नाम है बीच वाले का महादेव। और ये जो तीसरी पर्वत चोटी है इसका नाम है मेकाल। राजपीपला, महादेव, मेकाल सतपुड़ा में स्थित पर्वत चोटियां हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं छोटी छोटी। इन सबको मिलाकर ही सतपुड़ा कहते हैं। राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और मेकाल की पहाड़ी। राजपीपला, महादेव और मेकाल की पहाड़ी। क्रम ध्यान रखना, पहले राजपीपला आएगा, गुजरात के बॉर्डर पर है यहाँ पर, और फिर आएगा महादेव और फिर आएगा मेकाल। अब ये जो मैंने विंध्याचल को यहीं रोक दिया मैंने, जबकि मुझे यहाँ नहीं रोकना चाहिए था इसको। इस विंध्याचल को मैं आगे तक ले जाऊंगा, यहाँ तक ले जाऊँ इसको। वहाँ आगे जाके नाम चेंज हो जाते हैं, इसको भी मैं यहाँ से आगे तक ले जाऊँ, यहाँ नाम चेंज हो जाते हैं। जैसे इसको यहाँ पर कैमूर कहते हैं। किसको? विंध्याचल का जो पूर्वी छोर है उसको क्या कहते हैं? कैमूर कहते हैं। लिख लो एक लाइन को, कैमूर कहते हैं। विंध्याचल के पूर्वी छोर की पहाड़ी है उसको कैमूर कहा जाता है।
कौन सा पर्वत है? विंध्याचल। ये सतपुड़ा। सतपुड़ा। सतपुड़ा में 3 पर्वत श्रृंखलाएं। क्या नाम है? एक का नाम है राज पीपला। राज पीपला। ये महादेव। और ये मेकाल। ये पर्वत चोटियां नहीं है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं। अब इसमें कुछ पर्वत चोटियां हैं, जैसे एक पर्वत चोटी का नाम है धूपगढ़। देखो हेडिंग डाल दो, धूपगढ़ पर्वत चोटी। सतपुड़ा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी ऊंचाई 1350 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। धूपगढ़ का ध्यान रखना। इसके पास ही पंचमढ़ी स्थित है। धूपगढ़ पर्वत चोटी के पास ही पंचमढ़ी स्थित है, जो मध्य भारत का हिल स्टेशन है। मध्य भारत का हिल स्टेशन है। ध्यान रहे इसका। धूपगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। किस पहाड़ी में? सतपुड़ा में। ये जो महादेव और मेकाल हैं, इन दोनों के बीच में एक घाट है। घाट समझते हैं ना, आने जाने का गलियारा, दर्रा, जिसका नाम है जबलपुर घाट। क्या नाम है? जबलपुर घाट। महादेव और मेकाल के बीच में स्थित है जबलपुर घाट। महादेव और मेकाल के बीच में स्थित है। महादेव और मेकाल के बीच में, यहीं पर बुरहानपुर दर्रा भी है। देखो इसी क्षेत्र में बुरहानपुर गैप, बुरहानपुर गैप स्थित है। हाँ, इसी एरिया में महादेव और मेकाल के बीच में, महादेव और मेकाल के बीच में बुरहानपुर गैप, असीरगढ़ फॉल्ट। असीरगढ़ फॉल्ट थोड़ा सा इधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर है। बुरहानपुर गैप यही है। यहीं पर एक प्रपात है नर्मदा नदी पर, धुआंधार जलप्रपात, नाम सुना होगा। जबलपुर घाट है ना, वहीं पर ही है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार क्यों कहते हैं? धुआं उठता है। पूरा का पूरा जो घाट है संगमरमर का है, संगमरमर की चट्टानें हैं। अब देखो, सोचो, आप कल्पना करो कि संगमरमर की चट्टानें है पीछे और उसके ऊपर पानी गिर रहा है, तो कैसा दिखेगा आपको? सफेद धुआं जैसा दिखेगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं? धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। जबलपुर घाट में
ये सारे आसपास ही हैं, बुरहानपुर गैप, जबलपुर घाट, असीरगढ़ दर्रा, असीरगढ़ फॉल्ट, थोड़ा सा इधर रह जाएगा और ये थोड़े इधर हो जाएंगे। फिजिकल या पॉलिटिकल नक्शा देखो आप, बुरहानपुर भी मिल जाएगा आपको वहाँ पर, जबलपुर भी मिल जाएगा। जहाँ बुरहानपुर है, जहाँ जबलपुर है, वहीं पर ये सारे फिजिकल स्ट्रक्चर मिल जाएंगे आपको, टोपोग्राफी। तो ये मध्य प्रदेश की कुछ, छोटा नागपुर है इधर, लेकिन छोटा नागपुर एक अलग भौतिक प्रदेश है। असीरगढ़ फॉल्ट, असीरगढ़ भ्रंश, ये यहाँ पे होगा, असीरगढ़ भ्रंश। ये सारे कहाँ थे? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। अब थोड़ा दक्षिण में जाते हैं। ये महाराष्ट्र है, क्या है? महाराष्ट्र। नदियां अभी अपन नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक लाइन तो लिख ही लो आप। नर्मदा नदी विंध्याचल सतपुड़ा के बीच में बहती है और तापी नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। नोट करके लिख लो और डायग्राम और बना दो। जैसे वापस चलते हैं मध्य प्रदेश, देखो ये मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है। क्या हो रहा है? नहीं, ये यहाँ आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, वहां नहीं आ रहा है। आपका जो आंखों का जो पिक्सल है उस कैमरे से कम है, इसलिए आपको ये ऐसा दिख रहा है। समझ गए? अच्छा, अपवाद है ना। चलो आगे बढ़ो, देखो आगे देखते हैं अपन। देखो ये यहाँ पे अपन मान लेते हैं विंध्याचल पर्वत, ठीक है? नहीं, ऐसे मजा नहीं आएगा। ये विंध्याचल पर्वत है, ये विंध्याचल पर्वत। यहाँ पे कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत, ठीक है? अब इनके बीच में दो नदियां हैं। एक नदी अमरकंटक के पास से निकलती है और यहां आकर के अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदी है ये? नर्मदा नदी। और इसके यहाँ दक्षिण में यहाँ से बैतूल की पहाड़ियाँ हैं। क्या नाम है? बैतूल की पहाड़ियाँ, मुल्तई, बैतूल, वहाँ से नदी निकलती है जिसका नाम है तापी नदी। ये यूँ बहती है, थोड़ी सी महाराष्ट्र में बहती है मामूली सी, और फिर अरब सागर में जाके गिर जाती है। ये दोनों नदियाँ भ्रंश रेखा में बहती है। किसमें बहती है? भ्रंश रेखा में। ये है नर्मदा, ये है विंध्याचल, ये नदी है तापी, और ये है सतपुड़ा। ये यहाँ से
है ना। अभी रुको, फोटो खींचना ही है तो कुछ। यहाँ एक पर्वत चोटी है, थोड़ा सा इधर करता, जिसका नाम है, पर्वत श्रृंखला है छोटी, क्या नाम है? राजपीपला। नहीं है क्या? है? यहाँ एक पर्वत है, एक नहीं है, श्रृंखला है, एक यहाँ है, नहीं है, एक यहाँ है, इसके पास में ही एक यहाँ है। देखो ये है, क्या नाम है इसका? राजपीपला। ये महादेव, ये मेकालय, और ये धूपगढ़, पास में ही पंचमढ़ी, और इसके पास होगा थोड़ा यहां होगा अमरकंटक। हो गया फोटो सेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। नक्शे साथ में रखा करो, एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगा। जीपी बड़ा नक्शा भी मिलता है, पैसे खर्च करने से कुछ भी मिल सकता है इस दुनिया में, बड़ा नक्शा भी आता है। सत्य हमेशा बोला नहीं जाता है। गुस्सा आने से नुकसान होता है क्या? है? नुकसान होता है? गुस्सा करने से नुकसान होता है क्या? क्या नुकसान होता है? सोच नहीं पाता है। और बस हाँ, आना चाहिए। गुस्सा नहीं आए वो आदमी क्या काम? इंसान को गुस्सा तो आनी चाहिए, क्योंकि गुस्सा क्या है? संवेग है, जन्मजात संवेग है ये। मैकडूगल के 14 संवेगों में एक संवेग है ये। गुस्सा यानी क्रोध, बच्चे को भी आता है क्रोध। हाँ, बना दिया इसको। अब चलते हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में देखो, हाँ मिलते हैं इच्छा शक्ति, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र। देखो तीनों पहाड़ियों के नाम लिख लो। अजंता, विंध्याचल से बाहर आ गए। अब विंध्याचल सतपुड़ा कंप्लीट हो गया। कर क्या रहे हैं अपन? पश्चिमी घाट कर रहे हैं, पश्चिमी घाट कर रहे हैं, प्रायद्वीपीय पठार कर रहे हैं। पश्चिमी घाट नहीं, सॉरी, प्रायद्वीपीय पठार कर रहे हैं, पश्चिमी घाट नहीं कर, प्रायद्वीपीय पठार कर रहे हैं। अब मैं महाराष्ट्र हेडिंग क्यों डालनी है?
आप तो हेडिंग डालो, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र की पहाड़ियां। अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र महाराष्ट्र में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई पर्वत श्रृंखलाएं। पहाड़ियां उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित एक ये सतपुड़ा है ना, ग्रेनाइट और बेसाल्ट से निर्मित है, ये ध्यान रखना। सतपुड़ा में एक लाइन लिख लो, ग्रेनाइट और बेसाल्ट से निर्मित है। बेसाल्ट यानी लावा से निर्मित है, लावा पठार है। अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र महाराष्ट्र में उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित पहाड़ियां। अब मैंने ऐसे लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ही है, वो यूं है एक्चुअली, यूं 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 पहाड़ी। आप तो बस दिशा ध्यान रखना, वो कैसे है उससे कोई मतलब नहीं है, आप तो दिशा ध्यान रखना। उत्तर से दक्षिण की ओर ये क्रम है, सबसे पहले ऊपर क्या आएगी। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे एक ऐसा त्रिभुज बना दिया, क्या हो गया, अजंता हो गई। यहाँ क्या कर दिया, ऐसे बना दिया, बालाघाट हो गया। और यहाँ ऐसे बना दिया, क्या हो गया, हरिश्चंद्र हो गया। श्रृंखला है ये, चोटियां नहीं है, क्या है, श्रृंखलाएं हैं। यही इसी हरिश्चंद्र में यहाँ एक पर्वत चोटी है, हरिश्चंद्र में ही, जिसका नाम है, कल कल देखा था ना, कालसू भाई, वही है कालसू भाई। ये कलसू बाई है ना कि कालसू भाई है, लिख लो कलसू बाई। हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला में स्थित पश्चिमी घाट की महाराष्ट्र में स्थित उच्चतम पर्वत चोटी, महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में ही है ऊंची चोटी है या नहीं, ओवरऑल तो नहीं है, दो दो बेटा अन्ना मुड़ी है, ओवरऑल नहीं है ये ऐसे कह सकते हैं इसको कि पश्चिमी घाट के उत्तर में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी। पश्चिमी घाट के उत्तर में स्थित पर्वत चोटी। नेक्स्ट लिखो, महाबालेश्वर महाराष्ट्र में स्थित पर्वत चोटी। महाराष्ट्र में स्थित पर्वत चोटी। महाराष्ट्र में स्थित पर्वत चोटी।
तो ये महाराष्ट्र की थी। फिर कर्नाटक में भी हैं कुछ पर्वत चोटियां, लेकिन अपन वो कर्नाटक की अलग से करेंगे। हम अपन वो चीज कर रहे हैं जो इस घाट के पास 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 स्थित है। तो उत्तरी पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कलसुबाई। ये कर्नाटक आ गया और ये केरल आ गया, तो इसके बीच में आते हैं। ये क्या है? कर्नाटक है और ये केरल है। ये तमिलनाडु है। इन तीनों के बीच, इन तीनों के बीच यहां पर पर्वत पहाड़ियां स्थित हैं। उन पहाड़ियों का नाम क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियां, ब्लू माउंटेन। कहाँ है ब्लू माउंटेन? मिजोरम में। ये भी ब्लू माउंटेन है। इनको ब्लू माउंटेन न कहकर के क्या कहते हैं अपन? नीलगिरी की पहाड़ियां कहते हैं। और मिजोरम में है उसको ब्लू माउंटेन कहते हैं। सारामती पहाड़ कहाँ है? नागालैंड, सारामती। शिलोंग का पठार कहाँ है? कॉमन सेंस यूज करो। मेघालय में। गारो खासी जयंतिया का पठार क्या है? शिलोंग की तो है, शिलोंग की पहाड़ियों में आती है। लिखो, नेक्स्ट लिखो। नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में स्थित कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में स्थित पहाड़ियों की श्रृंखला यह मालाबार की पहाड़ियों का हिस्सा है। ये मालाबार का भाग है। कौन सी पहाड़ी है ये? कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी की पहाड़ी। दोदा बेटा, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और दक्षिण भारत की दूसरी उच्चतम पर्वत चोटी है। दूसरी उच्चतम पर्वत चोटी है। ध्यान रखना है इसका। कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी। मुख्य रूप से ये जो नीलगिरी है ये केरल और कर्नाटक के बीच में मिलेगी, तमिलनाडु तक फैली हुई है। काफी लंबी चौड़ाई में हिस्से में फैली हुई पहाड़ियां हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। जैसे हिमालय में अपन ने कुछ दर्रे किए थे, घाट, दर्रों को घाट भी कह सकते हो।
कहीं घाट कह देते हैं, कहीं दर्रे कहते हैं। वैसे यहां पर एक घाट स्थित है, जिसका नाम है पाल घाट। लिख लो पाल घाट। घाट अपन अलग से करेंगे, पश्चिमी घाट में जितने भी हैं। पाल घाट इसी पहाड़ियों में, इसी पहाड़ी में स्थित हैं। यहाँ कुछ पहाड़ियाँ स्थित हैं, काफ़ी फेमस पहाड़ियाँ हैं, जिनका नाम है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु के बीच में है। केरल और तमिलनाडु के बीच में स्थित केरल और तमिलनाडु के बीच में स्थित। ऊटी का नाम सुना है? ऊटी, उड्डक मंडलम। दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम नहीं, पहला नाम उद्दक मंडलम है, और कह देते हैं उसको ऊटी है। हाँ, बहुत फेमस हिल स्टेशन है ऊटी, यहीं स्थित है, इसी तमिलनाडु में। लिख लो ऊटी इसी पहाड़ियों के पूर्वी किनारे पर स्थित है। पूर्वी किनारे पर स्थित है। देखो ये दोदा बेटा, दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी। इसमें दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, जिसका नाम है अन्नामुडी। देखो अन्नामुडी। अन्नामलाई में स्थित दक्षिण भारत की उच्चतम पर्वत चोटी। ऊंचाई 2695 मीटर। अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगी। 2695 मीटर, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इधर कॉर्नर पे ही है। नक्शा एटलस निकाल दो, मिल जाएगा, एटलस है तो। इधर थोड़ा सा ये यहीं पर है, यहाँ बॉर्डर के ऊपर ही है। फिर थोड़ा सा दक्षिण में जाते हैं तो यहाँ कुछ पहाड़ियाँ आती हैं, जिनका नाम है कार्डोमम की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ। कार्डोमम की पहाड़ियाँ, लाइन ध्यान रखना क्रमशः, प्रश्न दो ही पूछने लायक हैं।
दोदा बेटा के बारे में पूछ ले, अन्नामुडी के बारे में पूछ ले, और भी कुछ पर्वत करेंगे अपन। महेंद्रगिरी करेंगे, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पहले कभी महेंद्रगिरी थी, अब महेंद्रगिरी नहीं है, नई पर्वत चोटी खोजी जा चुकी है, 1645 मीटर के आसपास ऊंची है, महेंद्रगिरी 1501 ही है। तो इन पर्वत चोटियों का नाम देकर के, राज्य का नाम देकर के पूछ सकते हैं, या विभिन्न दिशाओं की जो उच्चतम पर्वत चोटियां हैं, मध्य भारत की ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट की, उत्तर की ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की ऊंची चोटी, मध्य भारत की ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। मध्य भारत की ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। नेक्स्ट लिखो, इलायची की पहाड़ियां केरल और तमिलनाडु के बीच में स्थित हैं। मुख्य रूप से केरल कह सकते हैं अपन। केरल कह सकते हैं। इसी के, ये जो कार्डोमम की पहाड़ियां हैं, इसी के पश्चिमी ढाल, पूर्वी ढाल में, तमिलनाडु में चाय की खेती होती है। दक्षिण भारत में एक ही जगह चाय की खेती होती है, नोट करके लिख लो। इलायची की पहाड़ी के पूर्वी ढाल क्षेत्र में चाय की खेती होती है। अब प्रश्न आ जाएगी, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाला केंद्र कौन सा है, यानी इधर पूर्वी घाट को और पश्चिमी घाट को जोड़ता कौन है? इलायची की पहाड़ी, हाँ? या अन्नामलाई? अन्नामलाई जोड़ती है। अभी क्या हो गया, तो बहुत ऊपर है, ये बड़ा एनलार्ज कर रखा है इसलिए आपको बड़ा दिख रहा है। इसको ये, बाकी तो ये जो किनारे किनारे वाला हिस्सा है ना, वो तटीय मैदान है, घाट आ जाएगा, तटीय मैदान आ जाएगा, तो नोट करके लिख लो। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने का कार्य अन्नामलाई की पहाड़ियां करती है। अन्नामलाई की पहाड़ियां करती है, ब्रैकेट में लिख लो अन्नामुडी। ऑप्शन में कोई एक ही आ गया, तो अन्नामलाई आएगा या अन्नामुडी आएगा। अब ये जो केरल का ये पूरा भाग है, ये इसी को क्या कहते हैं? मालाबार का तट कहते हैं। यदि मालाबार का तट यहां से शुरू होता है, गोवा से, तो ये सारे के सारे मालाबार के तट पर स्थित है। कौन कौन? नीलगिरी की पहाड़ियां, दोदा बेटा, अन्नामलाई, अन्नामुडी, इलायची की पहाड़ियां, ये सभी मालाबार हिल में स्थित हैं। नोट करके लिख लो। नीलगिरी, अन्नामलाई, दोदा बेटा, अन्नामुडी, कार्डोमम की पहाड़ियां,
मालाबार की पहाड़ियों में स्थित हैं। मालाबार की पहाड़ियों में स्थित हैं। मालाबार की पहाड़ियों में स्थित है ये सारे के सारे। अब ये जो पश्चिमी घाट है अपन ने किया है अभी, पश्चिम की जो पहाड़ियां की हैं इनको, तो पश्चिमी घाट है तो क्योंकि पश्चिम में इसलिए इसलिए हमको पश्चिम घाट कह देते हैं। क्या और भी कोई नाम है क्या इसका? हम्म, ये यहां से लेकर के वो करेंगे विशेषताएं, वो अपन विशेषताएं करेंगे। अभी अपन पहाड़ियां कर रहे हैं, घाट नहीं कर रहे हैं। ये जो पूरा एरिया है, ये यहां तक का एरिया, ये सहाद्री कहलाता है। क्या कहलाता है? लिख लो, हेडिंग डालो, सह्याद्री। सूरत से लेकर कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट में स्थित पहाड़ियों को सह्याद्री कहते हैं। जिसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 1600 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर है। और औसत ऊंचाई 1200 किलोमीटर। औसत ऊंचाई 1200 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 1200 किलोमीटर है। इसका पश्चिमी ढाल अधिक है और पूर्वी ढाल मंद है। इसका पश्चिमी घाट ढाल तीव्र है और पूर्वी ढाल मंद है। पूर्वी ढाल मंद है, इसीलिए पश्चिमी घाट में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। डेल्टा नहीं बनाती हैं, बल्कि इश्चुरी बनाती हैं। इश्चुरी, इश्चुरी को हिंदी में कहते हैं ज्वार नद मुख।
ज्वार नद मुख बनाती है। क्या बनाती है? ज्वार नद मुख ईश्वरी। मतलब क्या होगा, इधर जो नदियां बहती हैं वो नदियां क्या करती है, जैसे कोई नदी है यूं गई, और क्योंकि इधर ढाल धीरे 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 ढाल है वो कम होता जाता है, यानी जब नदी समुद्र में गिरेगी पूर्वी तट वाली नदियां, तो वो नदी के समुद्र के पास कुछ किलोमीटर पहले सपाट मैदान हो जाएगा वो, और वहां पर नदी क्या हो जाएगी, अलग अलग रेखाओं में धाराओं में अलग अलग धाराओं बढ़ जाएगी, तो उसको क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। इसके विपरीत इस क्षेत्र में नदी आती है और सीधी एक धारा के रूप में समुद्र में गिर जाती है, इसको कहते हैं ईश्चुरी या ज्वार नदमुख कहते हैं। ज्वार नदमुख या ईश्चुरी कहते हैं। यानी यहाँ पर पानी का लेवल तभी ऊंचा होगा जब ज्वार आएगा, अन्यथा पानी का लेवल नीचे रहे, क्योंकि पानी ऊपर से गिर रहा है तो पानी नीचे ही रहेगा, समुद्र का ढाल है, ऐसे ढाल है, इसीलिए यहाँ पर बंदरगाह भी कम है, नदी बंदरगाह कम मिलेंगे। और इसके अलावा ये जो पश्चिमी घाट हैं, करेंगे अपन इसको अभी, इसकी विशेषताएं पूरी की। ये निमज्जन का उदाहरण है। निमज्जन का मतलब पश्चिमी घाट हैं, जैसे कभी भूगर्भिक इतिहास देखें तो अफ्रीका महाद्वीप और भारतीय जो प्रायद्वीपीय है वो आपस में जुड़ा हुआ था, और एक भाग अलग हुआ, और वहां से वो एक जो ये जो समुद्री भाग है ना अरब सागर का, वो अचानक ही टूट करके नीचे हो गया, जबकि ये धीरे 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 यहाँ जाएंगे ना अंदर तो धीरे धीरे ढाल होगा। ढाल क्या होगा, धीरे धीरे होगा, और इधर जाएंगे तो शुरुआत में तो थोड़ा सा ही धीरे हैं और बाद में ऐसे चला जाएगा। कभी जाओ पश्चिमी तट पर तो देखना, अंदर तक जाओगे वापस नहीं आओगे, समुद्र के होके रह जाओगे। गए हो, गए थे अंदर तक, कुछ किया पानी ने? हाँ, पानी घुट डरा हुआ था। हैं? पानी नहीं था क्या? कितने अंदर तक गए थे? 5 फीट, 10 फीट, 15, 50, 100 फीट ना? सिर्फ में तो जाओ ना, कहीं भी चले जाओ, अगाध समुद्र में चले जाओ, चाहे अगाध मतलब गहरे समुद्र में। मैं तो कह रहा हूं पैदल समुद्र की, मैं सिप की बात नहीं कर रहा हूं, पैदल कितने फीट गए? हर जगह जाते नापते थोड़ी है कोई अपन, हर जगह हम नापते हैं क्या? ये नाप मैं टेंशन लेता हूं इसलिए तो पढ़ाता हूं, हैं? चलो बढ़िया है, आइंदा से जाओ तो ध्यान रखना अंदर न जाएं, और विशेषकर शाम के समय अंदर न जाएं। लेट गए, जल्दी जाना था, रात के 12:30 1 बजे ज्वार हैं। हाँ, वरना नहीं जाने देते वो धड़ाम मैं ऐसे थोड़ी होगा। बहुत बढ़िया। या तो अकबर ने देखा पूरा समुद्र, मैंने देखा ही नहीं अकबर, अभी तक समुद्र नहीं देखा मैंने। ना, वो ऐसे ही मरेंगे। चलो वापस देख लेते हैं एक बार उसको, क्या किया था अपन ने। देखो विंध्याचल पर्वत पश्चिम से पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में स्थित है। किसका बना हुआ है? बालू पत्थर और क्वार्ट्जाइट का बना हुआ है। जबकि सतपुड़ा किसका बना हुआ है? ग्रेनाइट और बेसाल्ट का बना हुआ है। विंध्याचल पर्वत अवरोधक पर्वत का उदाहरण है, मतलब ये पर्वत उत्तर के मैदान और दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के बीच में
अवरोध का काम करता है, सीमा बनाता है, इसे अवरोधक पर्वत कहते हैं। विंध्याचल के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है, जो कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है ये। और नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा है, सतपुड़ा के दक्षिण में तापी नदी है। सतपुड़ा पर्वत है ग्रेनाइट और बेसाल्ट से निर्मित है। ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। कौन? सतपुड़ा। लिखो, एक लाइन लिख लो, सतपुड़ा है वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। नहीं, विंध्याचल अवरोधक हो गया ना, विंध्याचल अवरोधक पर्वत का उदाहरण है और ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। यद्यपि थोड़ा टफ है, ऐसा जनरल साइंस जीके में पूछने के चांस कम है, फिर भी ध्यान रहे। अब देखो, इसमें कौन कौन से पर्वत स्थित है? इसमें सतपुड़ा में राजपीपला की पहाड़ी गुजरात में स्थित है, सबसे पश्चिम में। उसके बाद आता है महादेव की पहाड़ी मध्य प्रदेश में, फिर आती है मेकाल की पहाड़ी, और फिर 3 पहाड़ियां पास पास में, धूपगढ़, पंचमढ़ी और अमरकंटक। धूपगढ़, पंचमढ़ी और अमरकंटक जो सतपुड़ा के पूर्वी छोर पर स्थित है। यद्यपि जो विंध्याचल का जो पूर्वी छोर है वहां पर, वहां का जो पर्वत है वो कैमूर कहलाता है। क्या कहलाता है? कैमूर कहलाता है। किसका पूर्वी छोर? विंध्याचल का पूर्वी छोर है, वो आगे जाता है यूं, और यहां क्या कहलाता है? वो कैमूर कहलाता है। और फिर ये जो विंध्याचल और सतपुड़ा आगे और बढ़ जाते हैं तो ये आगे जाकर के नाम चेंज हो जाते हैं। कहीं हजारीबाग है, यद्यपि ये नहीं है, लेकिन पहाड़ियां तो यही है, क्रमबद्धता में है। कहीं कहीं कटी हुई है, कहीं छटी हुई है, कहीं टूटी हुई है, कहीं बिखरी हुई है, कहीं पे सपाट मैदान भी आएगा। तो आगे जाकर के ये उनका नाम चेंज हो जाता है। पहाड़ियां तो एक ही है, नाम ही तो चेंज हुआ है। जैसे पश्चिमी घाट क्या है, पहाड़ियां तो एक ही है, अलग अलग राज्यों में जाती है, नाम चेंज हो जाता है। तो आगे जाकर कहीं हजारीबाग है, ये कहीं रांची की पहाड़ी है, कहीं राजमहल की पहाड़ी है, और वो तीनों मिलकर क्या बन गया? छोटा नागपुर का पठार बन गया। तो ये पहाड़ियां ध्यान रखना, क्रम से ध्यान रखना। राजपीपला, महादेव, मेकाल और फिर धूपगढ़। धूपगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश की। फिर महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र। अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र उत्तर से दक्षिण की ओर है। दिशा ध्यान रखना, उत्तर से दक्षिण की ओर है। और ये जो कलसुबाई है, ये हरिश्चंद्र की उच्चतम पर्वत चोटी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कलसुबाई है। पास में ही महाबालेश्वर है, महाबालेश्वर है, जहां से कृष्णा नदी निकलती है। जहां से क्या निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है। कहां से? महाबालेश्वर से। त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी निकलती है, नासिक के पास से। फिर दक्षिण में चलते हैं तो दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के बीच में स्थित हैं। ये मालाबार की सबसे उत्तर में स्थित पहाड़ियां हैं, सबसे ज्यादा फैली हुई पहाड़ियां हैं। दोदा बेटा इसकी सबसे उच्चतम पर्वत चोटी है। दोदा बेटा उच्चतम पर्वत चोटी है जो केरल के बॉर्डर पर स्थित है। पाल घाट जो एक दर्रा है, नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। पाल घाट दर्रा है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। फिर दक्षिण में थोड़ा चलते हैं तो अन्नामलाई की पहाड़ी आती है, केरल और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। केरल और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। अन्नामुडी अन्नामलाई में स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। कहीं कम ज़्यादा मिलेगी आपको, कोई टेंशन नहीं है, कोई एक ही आएगा ऑप्शन में। और ये जो 2695 है ये फ्रैंक स्कूल एटलस में दी गई ऊंचाई है। फिर कार्डोमम या इलायची की पहाड़ियां हैं जो केरल और तमिलनाडु के बीच में है। आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, क्रमबद्धता ध्यान रखनी है उत्तर से दक्षिण की ओर, बाकी कुछ ध्यान नहीं रखना है। पर्वत चोटियां याद रह जाएगी, दोदा बेटा भी याद रह जाएगी और अन्नामुडी भी याद रह जाएगी।
तो ये अन्नामुडी है, ये दोनों के कार्डोमम हिल हैं, वो विशेष करके केरल में है। इलायची सबसे ज्यादा कहाँ होती है? मसालों की रानी किसे कहते हैं? कोच्चि को कहते हैं, केरल को कहते हैं। मालाबार की पहाड़ियां हैं ये पूरी की पूरी, मालाबार की पहाड़ियां हैं। साइलेंट वैली यही है, शांत घाटी क्षेत्र। पेरियार उद्यान यहीं पर स्थित है। वेबनाथ झील है, एक अनूप झील है, वो यहाँ स्थित है। झीलें करेंगे बाद में अपन, ठीक है। तो ये यहाँ पर दक्षिण भारत में केवल तमिलनाडु में चाय होती है, जो तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी छोर पर होती है, और कहीं नहीं होती है चाय। सामान्यतः चाय क्या सोचते हैं? पश्चिम बंगाल, असम, दार्जिलिंग, सिक्किम, मेघालय। यहाँ केरल में कॉफ़ी, रबड़, काली मिर्च, गोल मिर्च, सफ़ेद मिर्च, लौंग, इलायची, तेजपत्ता, दालचीनी, तेजपत्ता नहीं, दालचीनी, ये सारे गरम मसाले जितने भी है वो यहाँ होते हैं। कौन से तट पर? मालाबार के तट पर। काजू इतने नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी भारत काजू निर्यात में अग्रणीय देशों में शामिल है। मुश्किल से दुनिया का 2.5% के आसपास काजू उत्पादन होता है भारत में, लेकिन निर्यात में प्रथम देशों में शामिल है। खाते कम नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि हम काजू, कच्चा काजू मंगाते हैं और फिर उसको छील करके तैयार करके वापस निर्यात करते हैं, तब निर्यातक हो गए काजू। कच्चा कैसे? हाँ, तो वो लेयर युक्त मंगाते हैं बाहर से, और फिर यहाँ उसको छीलते हैं, छील कर तैयार करते हैं। हाँ, इतने भी है, लेकिन 2.5% से ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है। दुनिया का 2.5% से ज़्यादा काजू उत्पादन नहीं होता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पश्चिमी घाट है। अब पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। जो कितने मीटर ऊंचा है? लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर है, और औसत ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। किलोमीटर नहीं, मीटर है। किलोमीटर में तो फिर बाह्यमंडल से बाहर चले जाओगे आप। 680 के बाद तो बहिर्मंडल आ जाता है। कुछ उपग्रह, कब बोला मैंने किलोमीटर? मीटर होता है। हाइट ये किलोमीटर है, ये लंबाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये 1600 किलोमीटर है, और 1200 मीटर है। हाइट हमेशा मीटर में होती है, किलोमीटर में होंगे तो आप पता नहीं, फिर जाने की जरूरत क्या? पहाड़ी चढ़ो ऊपर, और वहां अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र नीचे क्यों स्थापित करें? वहीं स्थापित करें 1600 मीटर की ऊंचाई पर, बहिर्मंडल में, आयन मंडल के ऊपर। जो कुछ उपग्रह हैं 500-700 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं, तो उपग्रह छोड़ने की जरूरत क्या? वहीं मशीन लगा दो। तो हाइट हमेशा मीटर में मापते हैं, ध्यान रखना, किलोमीटर में नहीं मापते हैं। और लंबाई है, स्थलीय लंबाई किलोमीटर में मापते हैं। समुद्री लंबाई है वो नॉटिकल में मापते हैं, और हाइट है वो अल्टीमीटर में मापते हैं। हाइट है ना, नापने वाला पैमाना है ना, वो क्या होता है? जमीन से ऊंचाई, अल्टीमीटर से नापते हैं। समुद्र नॉटिकल्स में मापते हैं, स्थल किलोमीटर में मापते हैं, मील में मापते हैं, देसी भाषा में कोस में मापते हैं। तो ये पश्चिमी घाट है। अगली क्लास में पूर्वी घाट करेंगे। बहुत सरल है पूर्वी घाट, पहाड़ियाँ ज़्यादा हैं लेकिन बिल्कुल आसान है। पश्चिमी घाट किया था, यानी पश्चिम की पहाड़ियाँ, प्रायद्वीप की पश्चिम की पहाड़ियाँ की थी अपन ने। अब लेते हैं पूर्व की पहाड़ियाँ। तो पूर्व की पहाड़ियों में, यानी प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी भाग, पूर्व में इतना ज़्यादा नहीं है, और पूर्व की जो पहाड़ियाँ हैं बहुत कम चांस है कि पूछी जाए, क्योंकि बहुत ही लोकल पहाड़ियाँ हैं। ये इधर वाली पहाड़ियाँ हैं जो श्रृंखलाबद्ध थी, इधर आपको श्रृंखलाबद्ध नहीं मिलेगी, छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे, यूं ऐसे टुकड़े मिलेंगे, चाहे यहाँ है चाहे यहाँ है, यहाँ। ये श्रृंखलाबद्ध था। पूर्वी जो पश्चिमी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो श्रृंखलाबद्ध थी, ऊंची थी। इधर हाइट कम है, इधर हाइट ज्यादा है। इधर है लगभग बराबर है, और कटा छटा ज्यादा मिलेगा। तो कुछ विशेषताएं लिखो। देखो, पूर्व की
पहाड़ियों की विशेषताएं। पूर्व मतलब पूर्वी घाट की, घाट नहीं कर रहे हैं अपन, अब ये घाट नहीं कर रहे हैं अपन, पूर्वी घाट के किनारे स्थित जो पहाड़ियां है वो कर रहे हैं। अब कहेंगे तो घाट तो है ही है, घाट ढाल वाला भाग हो जाएगा। स्थित पहाड़ियां, यह पहाड़ी क्षेत्र अत्यधिक कटाछटा है, श्रृंखलाबद्ध नहीं है, नदियों के द्वारा अपर्दित है, नदियों के द्वारा अपर्दित हैं, इसलिए इनकी ऊंचाई कम है। किसकी? पश्चिम में पूर्व में स्थित पहाड़ियों की। अब कौन कौन से पहाड़ियां हैं, अपन इनमें ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, नाम ही काफ़ी है। और जब भी पूछा है नाम, नाम ही पूछा है, बड़े से बड़े एग्जाम में भी यही पूछा हुआ है। तमिलनाडु में स्थित है पंचमलाई, सेवराई, जावदी, पंचमलाई, सेवराई, जावदी, ये तीनों तमिलनाडु में स्थित है और इसी क्रम में है। और मेलागिरी, मेलागिरी इसी क्रम में स्थित है, ये जिस क्रम में लिखी है उसी क्रम में, ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश में नागरी हिल, पालकोंडा, और नल्ला मल्ला की, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ, तीनों कहाँ पर हैं? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के घनी पहाड़ियाँ हैं, ये पूरा नक्सली एरिया है। दक्षिण का तो नहीं है, उत्तर वाला, इधर वाला मिलेगा आपको। अंदर गए हो कभी? नहीं गए ना, इसीलिए। कभी जाओ, कभी जाके आओ, पैदल जाके आओ, फिर बात करेंगे, बच गए तो। यहाँ एक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जो आज तक नहीं मिला, इन पहाड़ियों में, नल्ला मल्ला पालकोंडा की पहाड़ियों में। क्या नाम था? कोई
हाँ, YSR रेड्डी, YSR रेड्डी। आज तक नहीं मिले, कहाँ गए? हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, मिला ही। बोलेंगे ही, अपनी संस्कृति को बचाए हुए हैं। अपने जैसे थोड़ी है कि हिंदी बोलेंगे तो शर्म आएगी, कुर्ता पाजामा पहनेंगे तो शर्म आएगी। शर्म आती है हिंदी बोलते हुए? कई अंग्रेजों को, जो बुरे अंग्रेज हैं, ओछे अंग्रेज इंडियन, उनको हिंदी बोलते हुए बड़ी शर्म आती है। हिंदी बोल रहा है, बेवकूफ, सोचता तो हिंदी में ही, सपना हिंदी में लेता है, कभी इंग्लिश में लेता है क्या? है? मैं मेरी थोड़ी कह रहा, मैं लोगों की कह रहा हूँ। मैं तो धोती भी पहन लेता हूँ। धोती पहनी है कभी? मजेदार होती है। एक बार राहुल जी गांधी ने पहनी थी धोती, बहुत। बिल्कुल पहनेंगे, वो तैमली, वो लुंगी लपेट के रखते हैं। मेरी भांजी की शादी हुई, वो वो आंध्र प्रदेश में रहते हैं, हैदराबाद रहते हैं, तो वहां से कुछ बारात नहीं, कुछ उनके परिचित आए थे, सारे के सारे धोती और शर्ट में, धोती क्या, लुंगी में। अरे प्रणब मुखर्जी को, इनको नहीं देखा क्या, जो वित्त मंत्री थे दक्षिण भारत के, पी चिदम्बरम? कभी देखा उनको पैंट शर्ट में? ये वो एक वहां थोड़ा सा, बाकी कभी देखा? कभी नहीं, हमेशा वो लुंगी में ही रहते। महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा, उड़ीसा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ये। पहले कभी ये पर्वत चोटी सबसे ऊंची थी, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर थी, लेकिन अब नहीं है। अब क्या हुआ है देखो, वापस बैक चलते हैं। आंध्र प्रदेश में, यहां पर आंध्र प्रदेश में पूर्वी भारत की या पूर्वी तट की या पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी खोजी गई है। लिखो, जिंदह पाड़ा, जिंदह पाड़ा या जिंदहा पाड़ा, पाड़ा नहीं गाड़ा, जिंदह गाड़ा, ऑब्लिक करके लिख लो, सिंथमा कोंडा, सिंथमा कोंडा, सिंथमा कोंडा, इंपोर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में स्थित पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी ऊंचाई है 1690 मीटर, ऊंचाई 1690 मीटर है, किलोमीटर नहीं, मीटर। 1690, फिर अंतरिक्ष में चले जाओगे, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन टेम्परेचर फील नहीं होगा। महसूस नहीं होगा तापमान। इनका क्रम ध्यान रखना।
पंचमलाई, सेवराई, जावदी, मेलागिरी, नागरी, पालकोंडा, नल्लामल्ला, जिंदहा, गाड़ा या सिंथमा, कोंडा। इसका ध्यान रखना, पूछेंगे ये पूछेंगे। समझ गए? अब देखो, अब वापस आते हैं यहाँ पर। छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़, ये झारखंड, ये बिहार, ये पश्चिम बंगाल। हेडिंग डाल दो, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, कहाँ कहाँ फैला हुआ है? ये छोटा नागपुर है। लिखो, झारखंड छोटा नागपुर का विस्तार वाला एरिया है। झारखंड, दक्षिणी बिहार, उत्तरी उड़ीसा, बंगाल, बंगाल का वो भाग जो पश्चिमी के किनारे स्थित है, यानी ये जो झारखंड बिहार का जो बॉर्डर है ना, वो वाला एरिया। ये इसका क्या, किसका विस्तार है? ये छोटे नागपुर के पठार का। छोटा नागपुर 3 पहाड़ियों से मिलकर बना है, हजारीबाग, रांची और राजमहल। नोट करके लिख लो, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर 3 पहाड़ियों का समन्वित रूप है। कौन कौन से हैं? हजारीबाग, रांची और राजमहल। हजारीबाग, हजारीबाग जेल में किसको रखा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? बारठ, के सिंह बार्ट ने, जोरावर सिंह बार्ट। हजारीबाग, रांची और राजमहल, इन तीनों पहाड़ियों से मिलकर के क्या बना? छोटा नागपुर का पठार बना। यहाँ एक नदी है जिसका नाम है दामोदर नदी घाटी। दामोदर नदी घाटी इसी पठार में स्थित है, और हाँ, इसी पठार में बहती है, निकलती है। और ये दामोदर जो नदी घाटी है, ये कोयला भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। लोहा भी है लेकिन कोयला ज़्यादा मिलेगा, कोयला भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। कोयला भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयला भंडार है। और ये जो छोटा नागपुर है, यहाँ भारत का 60 से लेकर 80% तक कोयला और लोहा पाया जाता है। बोकारो, जरिया, रानीगंज, दुर्गापुर, सिंहभूमि, हजारीबाग, राजमहल, ये रांची। थोड़ा सा दक्षिण में चले जाएंगे ना, इधर उड़ीसा में, तो सुंदरगढ़, मयूरभंज, ये छोर हैं। सुंदरगढ़, मयूरभंज, ये छोटा नागपुर का दक्षिणी विस्तार है। तो ये सारे के सारे लोहा और कोयले के लिए प्रसिद्ध है, कोयले का भंडार है। इसीलिए इसको भारत का रूर कहते हैं।
लिखो, छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहते हैं। हाँ, रूर जर्मनी का खनिज बाहुल्य क्षेत्र है। रूर जर्मनी का कोयला बाहुल्य क्षेत्र है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय विवादित हुआ था और फ्रांस को दे दिया गया था उसका बहुत बड़ा भाग, रूर क्षेत्र, इसलिए भारत का रूर कहते हैं इसको, छोटा नागपुर के पठार। छोटा नागपुर के पठार में एक पर्वत चोटी स्थित है जिसका नाम है पार्श्वनाथ। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। लिख लो, पारसनाथ। हाँ, अभी वो जिसको पर्यटन के लिए खोल दिया गया था, ओपन कर दिया था, पर्यटन स्थल घोषित कर दिया था बंगाल की सरकार के द्वारा। नहीं, वो ये नहीं था, वो तो संवेद पर्वत नहीं था क्या? वो संवेद था, ये कहाँ था? संवेद पर्वत था। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ वैसे नाम पार्श्वनाथ है, छोटा नागपुर के पठार की ऊंची पर्वत चोटी है जो जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। जैन धर्म का तीर्थ स्थल है जिसकी ऊंचाई 1368 मीटर है। तेरह सौ 68 मीटर है ऊंचाई। तो इन पर्वत चोटियों का नाम ध्यान रखना, पूछ सकते हैं। फेमस प्रसिद्ध है, धूपगढ़ हुआ, महेंद्रगिरी हुआ, एक आंध्र प्रदेश की कौन सी है पूर्वी घाट की? जिंदहगाड़ा, हाँ सिथम्मा, जिंदहगाड़ा, जिंदहगाड़ा ध्यान रखना, जिंदहगाड़ा जिसकी ऊंचाई 1600 कितने मीटर है? 98 मीटर, 90 मीटर। छोटा नागपुर का पठार खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। ये जो छोटा नागपुर का पठार है ये गोंडवाना लैंड का ही भाग है। छोटा नागपुर का पठार गोंडवाना लैंड का भाग है। अब देखो, इसको एक बार वापस देख लो पूरे को एक साथ। इधर से यूं यूं निकले अपन, यूं ही तो गए अपन, ऐसे चले। अगर ऐसे चलते तो ठीक, हम वैसे ही चलते जैसे हार्ट से शुद्ध रक्त निकलता है ना, फिर पल्मोनरी में जाता है, फिर बायां अलिंद जाता है, फिर बायां नीले जाता है, फिर वापस कहाँ पहुंचता है? शरीर के विभिन्न अंगों पहुंचता है, फिर अशुद्ध होकर के वापस यहाँ आता है। अगर सीधे यूं ही तो जाता है ब्लड सर्कुलेशन, या यूं होता है? इस साइड में हमेशा अशुद्ध रक्त होता है लेफ्ट में, और राइट में हमेशा अशुद्ध रक्त होता है, लेफ्ट में हमेशा शुद्ध रक्त होता है। इधर से निकलता है यूं जाकर घूम के यूं आता है पूरे शरीर में। पता है? नहीं पता? पढ़ लो फिर। विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल सतपुड़ा दोनों कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में, पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है। विंध्याचल पर्वत मुख्य रूप से बालू पत्थर और क्वार्ट्जाइट से निर्मित है। सतपुड़ा पर्वत बेसाल्ट और ग्रेनाइट से निर्मित है। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में नर्मदा नदी बहती है जो सीधी भ्रंश रेखा में बहती है, अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक वाला हिस्सा है वो अरीय अपवाह तंत्र है। अरीय मतलब एक ही स्थान से चारों दिशाओं में नदियां निकलती है, एक ही दिशा में चारों दिशाओं में नदियां निकलती है, इसलिए अरीय अपवाह तंत्र कहलाता है। ये अरीय उद्गम स्थल है। ये सतपुड़ा में ये राजपीपला की पहाड़ी है, ये राजपीपला की पहाड़ी, ये महादेव की, मेकाल की, फिर धूपगढ़ आ जाता है और पास में पंचमढ़ी और अमरकंटक की पहाड़ियां आ जाती है। ये किसके थे? अब विंध्याचल पर्वत है, ये कैसा पर्वत है? अवरोध पर्वत है। और सतपुड़ा कैसा है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा है वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है।
इसके अगर इधर जाएं यानी विंध्याचल के पूर्व में जाएं तो पूर्वी छोर पर कैमूर स्थित है और फिर आ जाता है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार किससे बना है? हजारीबाग, राजमहल और रांची की पहाड़ियों से बना हुआ है। ये मिलकर के छोटा नागपुर का पठार बना है, जो छत्तीसगढ़, झारखंड, दक्षिणी बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा में स्थित है और झारखंड में स्थित है। इसे भारत का रूर कहते हैं। क्यों? क्योंकि लोहा, कोयला और अब्रक का भंडार है यहाँ पर। अब्रक भी बहुत ज़्यादा है। अब्रक भी यदि राजस्थान में ज़्यादा है, लेकिन राजस्थान का कोई ज़्यादा स्थान नहीं है, कभी तीसरा, कभी चौथा, कभी पांचवा स्थान आता है। फिर महाराष्ट्र में अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ स्थित हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः हैं ये पहाड़ियाँ। कलसुबाई हरिश्चंद्र में स्थित उच्चतम पर्वत चोटी है 1646 मीटर और जिंदहा गाड़ा कितनी है? 1690 किलोमीटर है। लेकिन ये पश्चिम में है, वो पूरब में है। लेकिन ये पूरब की ये पश्चिम की ऊंची चोटी नहीं है। ऊंची चोटी अन्नामुडी है जो 2695 मीटर है और दूसरी ऊंची चोटी पश्चिमी घाट की दोदा बेटा है। फिर कलसुबाई आ जाता है और फिर महाबालेश्वर। फिर दक्षिण में चलते हैं। दक्षिण में ये नीलगिरी की पहाड़ियां हैं जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। दोदा बेटा इसकी दूसरी उच्चतम पर्वत चोटी है जो नीलगिरी में स्थित है। जबकि अन्नामुडी किस में है? अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। ये अन्नामलाई की पहाड़ियां केरल और तमिलनाडु के बीच में स्थित है यहाँ पर। फिर दक्षिण में आ जाता है कार्डोमम की पहाड़ियां। इधर से ये जो पहाड़ियां आती हैं ये आकर के किससे मिल रही है? अन्नामलाई, अन्नामुडी की पहाड़ियों से मिलती है। ये जॉइंट है इनका। ये यहाँ पर इनका पश्चिम पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जॉइंट कहाँ पर है? अन्नामुडी, अन्नामलाई की पहाड़ियों में। फिर पूर्वी तट पर चलते हैं। देखो ये तमिलनाडु की पर्वत चोटियां हैं। पंचमलाई, सेवराई, जावेदी और मेलागिरी। पंचमलाई, सेवराई, जावेदी और इसमें ठीक पंचमलाई, सेवराई, जावेदी और मेलागिरी। और भी मिल जाएगी, नक्शे में देखोगे तो और भी मिल जाएगी आपको। आंध्र प्रदेश में नागरी की पहाड़ियां, पालकोंडा की पहाड़ियां और नल्लामल्ला की पहाड़ियां। नागरी, पालकोंडा और नल्लामल्ला। और आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट की, पूर्वी तट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिंदहगाड़ा या सिथम कोंडा। नई खोजी गई पर्वत चोटी है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुश्किल 4-5 साल हुए हैं, मुश्किल से 2015-16 के बाद की बात है। उड़ीसा में महेंद्रगिरी 1501 किलोमीटर। एक महेंद्रगिरी तमिलनाडु में भी है जो इसरो का एक केंद्र है, इसरो का प्रणोदक केंद्र है। पार्श्वनाथ छोटा नागपुर में स्थित पहाड़ी है जो जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। दामोदर नदी घाटी यहीं से निकलती है। महानदी भी लगभग इसके पास से ही निकलती है। एक निकलती है छत्तीसगढ़ के रायपुर से और एक निकलती है रांची के पास से। नदियाँ करेंगे उस समय करेंगे। तो ये अपना पश्चिम की पहाड़ियाँ और पूर्व की पहाड़ियाँ, यदि भी अभी भी कुछ कुछ मिसलेनियस बाकी है इसमें। दंडकारण्य का पठार, बस्तर का पठार, जैसे बस्तर का पठार है, ये बस्तर का पठार है। कौन सा पठार? बस्तर का पठार। कहां पर स्थित है? छत्तीसगढ़ के दक्षिण में, जहां संथाल जनजाति रहती है, जहां संथाल है? हाँ हाँ, द्रौपदी मुर्मू, बिल्कुल सही है। मयूरभंज उड़ीसा में वो, हाँ मयूरभंज हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनका जन्म स्थान है। मयूरभंज, सुंदरगढ़ और क्योंझर जो लोहा कोयला उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, बस्तर में संथाल जनजाति है और भारत की सर्वाधिक संख्या वाली जनजाति मानी जाती है संथाल।
छत्तीसगढ़ के दक्षिण में। और जो उड़ीसा है, उड़ीसा में एक पठार है जिसका नाम है दंडकारण्यक का पठार। दंडकारण्यक, दंडकारण्यक का पठार इसमें सॉरी उल्टा बोल दिया, तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना में, ये तेलंगाना वाला है। तेलंगाना की राजधानी कौन सी है? और आंध्र प्रदेश की? अमरावती? नहीं, कैंसिल हो गया, विशाखापट्टनम में। हैदराबाद की राजधानी विशाखापट्टनम को घोषित किया गया है, अमरावती नहीं बनाई जाएगी। विशाखापट्टनम तट के पास स्थित है। यहाँ पर विशाखापट्टनम सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा गहरा सुरक्षित बंदरगाह माना जाता है विशाखापट्टनम। एक चट्टान है, उस चट्टान से वो सुरक्षित रहता है समुद्री लहरों से। अभी भी ये प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी अपना एक कुछ मिसलिनी से और रही, लेकिन छोटे छोटे वो सारे हो गए। अब क्या बचा है अपना, एक देखो, दक्कन का पठार बचा है, दक्कन ट्रैप, दक्कन प्लेटो। महाराष्ट्र, कर्नाटक, थोड़ा तेलंगाना में, थोड़ा मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा बॉर्डर, ये पूरा दक्कन का पठार कहलाता है या दक्कन ट्रैप कहलाता है। काठियावाड़ का पठार बचा हुआ है, दक्कन ट्रैप बचा हुआ है। कुछ और विषय यानी घंटा भर लगेगा, मुश्किल से ये कंप्लीट हो जाएगा, लगेगा ही नहीं घंटा भर। अरावली अपन करेंगे नहीं, क्योंकि अरावली अपन बहुत कुछ डिटेल में भूगोल में नहीं की थी कि भारत के राजस्थान के नहीं की। अल्लाह, कुछ पहले बताना चाहिए था, करवा देता अरावली भी। हाँ, अब टाइम नहीं है। देखो, टीचर के भरोसे कब तक रहोगे? जब तक खुद पढ़ना शुरू नहीं करोगे सफलता नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी जी, सीधी सी बात है। कटु सत्य है लेकिन सत्य है, बड़ा अच्छा सत्य है। खुद पढ़ना शुरू करो, तभी रातें काली करो। रात वैसे काली होती है, लेकिन जाग कर देखो कैसी रात होती है, तभी सफलता मिलेगी। अभी तो कह रहे बीबी है ही नहीं, अब क्या बढ़ जाते हैं।